अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 वाटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि हमारी ज़िंदगी में वाटर जो है इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरत क्यों है हमें वाटर की। फर्स्ट, इट इज़ एन इसेंशियल एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल। हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर है, और हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर पे कंसिस्ट करती है। सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। वाटर जो है ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स और एनिमल्स में जो पानी में रहते हैं। और वाटर जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी ड्रिंकिंग, पीने में काम आता है, कुकिंग के पर्पसेस में काम आता है, वॉशिंग में काम आता है, हमारी एग्रीकल्चर में हम पानी को इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह में अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। मतलब पानी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे देखेंगे कि अक्रेंस ऑफ वाटर, कि कितने परसेंट वाटर जो है वो प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ पे हमारे जो है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। 97% जो है ना हमारी वर्ल्ड में वाटर प्रेजेंट है। द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर एंड इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में हमारे पास रहते हैं रिवर, लेक, स्ट्रीम्स वगैरह में प्रेजेंट है। लेकिन इस सब में से जो है ना 0.2% वाटर वो सिर्फ पीने के काबिल है। बाकी सारा पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है, वो प्योर नहीं है। सिर्फ 0.2% पानी जो है हम पी सकते हैं, क्योंकि जो हमारे उसमें समुद्रों वगैरह में पानी होता है उसमें इतना नमक होता है कि हम उसको पी नहीं सकते। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है वाटर की। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी अपीयरेंस आ जाती है कि वो किस कलर का होता है, किस तरह का होता है। फिर उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, हम डेंसिटी देखते हैं वाटर की, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हम उसका देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसकी अपीयरेंस, कि पानी किस तरह का होता है। उसमें आ जाएगा कि वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। मतलब कि ना पानी की कोई स्मेल होती है, ना उसका कोई कलर होता है और ना ही उसका कोई टेस्ट होता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास वाटर का, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास आ जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज़्यादा पानी डेंस होगा, ठीक है, वो डेंसिटी का हमें उसके मैस और वॉल्यूम से हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद है कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर। विस्कोसिटी क्या होती है हमारे पास, थिकनेस होती है। किसी भी चीज़ की जब हम थिकनेस देखते हैं तो उसको उसकी विस्कोसिटी बोल देते हैं। और इसमें क्या हो जाता है कि जो फ्लूइड का जो फ्लो है ना वो रेजिस्ट हो जाता है। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा जो है फ्लो रेजिस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड जो है वो श्रिंक होके एक मिनिमम सरफेस में एडजस्ट हो जाता है, उसको उसकी कह देते हैं सरफेस टेंशन। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि हाउ फास्ट द लाइट रीच द मटेरियल, कि हमने एक लाइट को पास किया है वाटर में से, तो वो कितनी देर में वो पास हुई है, कितनी स्पीड से वो पास होकर दूसरे मटेरियल तक पहुंची है, इसको हम कह देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। Dielectric constant of water. Dielectric constant can be defined as the measure of a substance ability to store electrical energy. हम देखते हैं कि वाटर की कितनी मतलब उसकी एबिलिटी है कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकती है, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे कि इसके केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखेंगे हम इसमें। और हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि वाटर जो है ना वो एम्फोटेरिक होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल टू लिटमस। इसका क्या मतलब है हमारे पास कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक होता है। ये एज अ बेस भी एक्ट करता है और एज एसिडिक भी ये एक्ट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये होता है एम्फोटेरिक। और क्या होता है कि डिकम्पोज हो जाता है। जब हम इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम इसको वाटर को डिकम्पोज भी कर सकते हैं, तो ये क्या हमें देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको इसका बता दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसकी डेंसिटी जो है वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एज डीलिक्विसेंस।
अच्छा, अब हम देखेंगे कि डीलिक्विसेंस का क्या मतलब होता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जो मॉइस्चर से एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, ठीक है। वो कुछ सब्सटेंसेस, डीलिक्विसेंस क्या होता है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं वो एयर जो है ना, जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। मॉइस्चर क्या होता है, वाटर, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और उसके अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। इसको हम बोल देते हैं डीलिक्विसेंस। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे एफ्लोरेसेंस क्या होता है। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, कुछ सब्सटेंस इस तरह की होती हैं कि जो पहले से हाइड्रेट होती हैं, ठीक है, उनमें वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या करती हैं, अपना वाटर जो है ना वो एनवायरनमेंट में उसको लूज करवा देती हैं उस वाटर को, और खुद जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, इसमें आता है ब्लू विट्रियोल आ जाता है, हमारे पास वॉशिंग सोडा आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने इन्वायरमेंट से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं बट उसमें खुद डिजोल्व नहीं होती। Certain substances absorb moisture from the atmosphere at ordinary temperature but do not dissolve in it. हमने पहले कहा कि जो डीलिक्विसेंस थी वो एब्जॉर्ब करती हैं और उसमें खुद डिजोल्व हो जाती हैं उस वाटर में, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो हैं वो खुद डिजोल्व नहीं होती उसमें। फिर है वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। ये जितने भी हमारे बहुत सारे जितने भी मिनरल्स होते हैं ना उनको अपने अंदर ये क्या करता है, डिजोल्व करवा लेता है। अब ये इसकी ये प्रॉपर्टी किस वजह से है, क्योंकि ये पोलर इन नेचर होता है और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अच्छी होती है वाटर की। पोलर इन नेचर मीन्स इसका क्या मतलब है कि वाटर के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। जो नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल्स आके इसके अंदर डिसॉल्व होने की कोशिश करते हैं वो पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेते हैं पॉजिटिव वाली साइड पे, और जो उनसे होते हैं हमारे पास नेगेटिव साइड है वाटर की, वहाँ पे आके पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि वाटर जो है वो पोलर इन नेचर होता है क्योंकि अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और इसके पास दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्डिंग है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज की वजह से, इसको कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बिकॉज ऑफ 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स। इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग हो रही होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम बोल देते हैं, लेकिन ये जो बॉन्डिंग है ये बहुत वीकर बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो वाटर की प्रेजेंस में हो रहा होता है और वो कंपाउंड जो है, वो केमिकल रिएक्शन जो है ब्रेक डाउन हो रहा होता है वाटर की प्रेजेंस में, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या है हाइड्रोलिसिस का, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन और अनबाइंड। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो वाटर के साथ आगे वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है और वो ब्रेक हो जाएगा आगे फर्दर 2 सब्सटेंसेस में, वो मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाएगा वाटर की प्रेजेंस में, तो हम उसको कह देंगे कि ये हाइड्रोलिसिस है। हमारे पास अब टाइप्स आ जाती हैं हाइड्रोलिसिस की, कि हाइड्रोलिसिस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले आता है सॉल्ट्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस। Hydrolysis of salts generally refer to the reaction of salt with water where it involves the interaction between cation or anions of salt and water। वो कह रहे हैं कि जब हम salt को water में dissolve करवाते हैं तो water के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं उस salt के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के साथ, और क्या करते हैं कि उनको ब्रेक डाउन करवा देते हैं उस salt को, और क्या होता है कि हमारे पास फर्दर जो सी है वो solubility हो जाती है उस salt की water के अंदर। Acid and base। Acid-base catalyzed hydrolysis can be found during the hydrolysis of esters and amides। Acid-base जो सी हमारे पास reactions होते हैं ना, ये esters और amides में होते हैं। The process of hydrolysis occurs when water or hydroxyl ion reacts with the carbon of the carbonyl group of the ester or amide where new compounds are formed। वो कहना जब water जो है या hydroxyl ion जो है water का, वो react करेगा ester या amide के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस या एक न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम कह देंगे हाइड्रोलिसिस हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटीपी।
एटीपी क्या होता है? ये एक एनर्जी होती है, रिलीज होती है जब कोई हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्प्योरिटीज़। अब हम देखेंगे इम्प्योरिटीज़ क्या होता है। कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो है हमारे वाटर के अंदर आ जाती है, जो उसकी जो है क्वालिटी को इफेक्ट करती है, उसकी सेफ्टी और उसकी प्योरिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर देती है, इसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटीज़। अब इम्प्योरिटीज़ हमारे पास 3 तरह की होती हैं। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, केमिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं और फिजिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी कि हमारे वाटर के अंदर जब कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह प्रेजेंट होगा तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन। केमिकल कंटेमिनेशन क्या होती है? जब हमारे वाटर के अंदर कोई सॉल्ट, कोई पेस्टिसाइड्स, इस तरह की चीज़ ऐड हो जाएगी तो उसको केमिकल कंटेमिनेशन बोल देंगे। फिजिकल कंटेमिनेशन हमारे पास क्या होती है? जब कोई सैंड या मड जो है हमारे वाटर के अंदर आ जाएगी तो उसको फिजिकल कंटेमिनेशन हम कहते हैं। फिजिकल कंटेमिनेशन को रिमूव करना बहुत ईजी है। इसमें क्या है कि हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, जिससे जो है वो मड या फिर कोई भी सैंड का पार्टिकल हमारे वाटर में आ गया है तो वो रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? वो वाला पानी होता है जब हम साबुन से हम हाथ धोते हैं और उसमें हमारे पास वो जो बबल्स हैं वो बनते हैं, फॉर्म बन जाता है जब हम साबुन से हाथ धोते हैं, तो उस वाटर को हम कहेंगे कि ये वाटर सॉफ्ट है। यहाँ पे उन्होंने कहा है इस वाटर विच प्रोड्यूसेस अ गुड लैदर विद सोप। लैदर का क्या मतलब है? कि जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं जब हम साबुन के साथ हाथ धोते हैं। और हार्ड वाटर इज अ वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लैदर विद सोप। ये जो है हार्ड वाटर कौन सा होता है? जब हम साबुन के साथ हाथ धोते हैं तो उसमें जो है फॉर्म या बबल जो है वो नहीं बनता, तो उसको वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। अब हम देखेंगे कि किस वजह से वाटर जो है वो हार्ड होता है। जब बारिशें होती हैं तो क्या होता है कि जब पानी आसमान से नीचे ज़मीन की तरफ आता है तो उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी वो अपने अंदर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो मिक्सड हुआ हुआ वाटर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो पास करेगा हमारी सॉइल में से, तो हमारी सॉइल में जो है ना वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो उस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग वाटर है उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएंगी और क्या होंगी कि वो जो हमारा वाटर है उसको हार्ड कर देंगी। हार्ड वाटर में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ हार्डनेस। किस तरह की हार्डनेस होती है? ये 2 तरह की होती है। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और सेकंड हमारे पास आ जाती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। टेम्पररी हार्डनेस जो है ना इसको हम रिमूव कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के साथ, बॉइलिंग करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं, या हमारे पास एक और मेथड होता है क्लार्क्स मेथड। और जो परमानेंट हार्डनेस होती है ये किसकी वजह से होती है? इसमें हमारे पास वाटर में प्रेजेंट होते हैं क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और इनको हम जो है केमिकल मेथड से हम इनको रिमूव करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है वॉशिंग सोडा एंड जियोलाइट्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। सबसे पहले हम देख लेंगे टेम्पररी हार्डनेस में कौन कौन से मेथड्स हैं रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास वाटर जो है टेम्परेली हार्ड है तो हम क्या करेंगे उसको बॉयल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या होगा? प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में जो है वो वाटर में आ जाएंगे, वाटर की सरफेस पे आ जाएंगे और हम उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड क्या है हमारे पास? इसमें भी हम टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करते हैं। इसमें हम एक लाइम जो है उसको वाटर में ऐड करवा देते हैं। लाइम क्या करती है कि वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम को वाटर से रिमूव कर देती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कि परमानेंट हार्डनेस को जो है वो कैसे रिमूव किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय यूजिंग केमिकल्स। इसमें क्या है कि हम केमिकल्स यूज करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स वाटर को प्योर करने के लिए। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव्ड एज इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बाय
बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। इसमें क्या करेंगे हम, वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे, यहाँ पर सोडियम जियोलाइट। वॉशिंग बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। The addition of washing soda removes the calcium and magnesium ions as the insoluble calcium and magnesium carbonates respectively। वो कह रहे हैं जब हम वॉशिंग सोडा को ऐड करते हैं परमानेंट वाटर में तो वो क्या करते हैं कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को जो है वो इनसॉल्युबल कर देते हैं वाटर में और उसके बाद उसको रिमूव करवा देते हैं वाटर से। नेक्स्ट है हमारे पास बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। जियोलाइट क्या है, ये एक आयन एक्सचेंजर है। जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो जो हमारा वाटर होगा, हार्ड वाटर होगा, इस रेजेंस में से पास होगा तो वो आयन एक्सचेंज कर लेगा इसके साथ और जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उसमें से रिमूव हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास डिसएडवांटेज क्या होते हैं हार्ड वाटर के। हमारे पास डिसएडवांटेज ये होते हैं कि हमारा स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम इम्प्योर वाटर जब हम पीते हैं तो हमारा स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब हम सोप से हैंड वॉश करेंगे तो वो सोप जो है वो सही से उसको जो है फॉर्म नहीं बनाएगा, बबल्स नहीं बनाएगा। और जब हम अपने बॉयलर्स या टर्बाइंस वगैरह में उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे। उसको हम स्केल्स कहते हैं। स्केल्स जो है हमारी टर्बाइंस और बॉयलर्स के अंदर जो है वो फिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है हमारे बॉयलर्स और इंजन्स वगैरह ख़राब होने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर साइकिल। अब हम देखेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें जो वाटर है ना वो एक कॉन्टिन्यूस मोशन में रहता है, मतलब मूव करता रहता है अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर से फिर अर्थ की तरफ मूव करता है। The water cycle is an important biochemical cycle involved in the flow or circulation of water through different levels of the ecosystem. The water cycle is defined as a natural process of constantly recycling the water in the atmosphere. It is known as the hydrological cycle or hydrologic cycle. ये जो वाटर साइकिल है इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं और हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। इस प्रोसेस में वो कह रहे हैं क्या होता है कि वाटर साइकिल बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में चेंज होता है इस प्रोसेस में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। अब हमारे पास कौन कौन सी स्टेज होती हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन। इवेपोरेशन सिंपल वर्डिंग में क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस बाय विच वाटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट चेंजेस टू वेपर और अ गैसियस स्टेट इज टर्म्ड एज इवेपोरेशन। During the water cycle, water in the water bodies get heated and evaporates in the form of vapor, mixes with the air and disappears. वो कह रहे हैं कि वाटर जो है वाटर बॉडीज में से कन्वर्ट होता है वेपर्स में और गैसियस फॉर्म में और वो चला जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है कि वेपर्स या जो गैसियस फॉर्म होती है उसका दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब वो कह रहे हैं व्हेन द इवेपोरेटेड वाटर वेपर लॉसेस इट्स थर्मल एनर्जी इट बिकम्स लिक्विड। इसमें क्या हुआ कि वेपर्स दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है क्लाउड्स की। अब जो है वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में जाके जो गैसियस फॉर्म गई थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है दोबारा से। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में हमारे पास एग्जांपल होती है रेन की, स्नो, स्लीट एंड हेल। अब इसमें क्या है, जो कंडेंस वाटर हुआ था वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दोबारा से अर्थ पे आ रहा है। डेपोजिशन और कलेक्शन, दिस इज द फाइनल स्टेज। ये जो है ये फाइनल स्टेज है वाटर साइकिल की। इसमें क्या होता है कि इवेपोरेटेड वाटर जो है दोबारा से प्रेसिपिटेट होने के बाद अर्थ पे दोबारा से आ जाता है। अर्थ की जो सी वाटर बॉडीज होती हैं उसमें, ओशंस में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में। इस तरह वाटर जो था हमारा वो अर्थ से एटमॉस्फेयर में गया, ठीक है, इवेपोरेशन हुई तो वो चला गया एटमॉस्फेयर में, उसके बाद कंडेंसेशन हुई एटमॉस्फेयर में, वहां से जाके प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में दोबारा से अर्थ पे आ गया। ये एक हमारा साइकिल है, वाटर साइकिल। इस तरह से वाटर जो है हमारे इन्वायरमेंट में रेगुलेट करता रहता है। ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने वाटर की इंपॉर्टेंस देखी। हमने देखा कि वाटर को किस तरह से प्योर किया जाता है, इम्प्योर वाटर क्या होता है, और हमने देखा कि वाटर किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट करता है।
उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।